हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केयर स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी कृतिका का चैप्टर 1 जो कि है माता का आंचल। इसके जो लेखक हैं वो हैं शिव पूजन सहाय। और इस चैप्टर में जो लेखक हैं उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया है कि किस प्रकार से उनका जो बचपन है वो बीता, क्या क्या चीज़ें उन्होंने करी, उनकी माता के साथ उनका कैसा बचपन बीता, ये सब उन्होंने बताया है। और जो मतलब कि इस चैप्टर का नाम है माता का आंचल। तो यानी कि माता के आंचल में, माता के साथ या माता के साथ जब उन्होंने जो समय बिताया है, जो चीज़ें करी हैं, उन सब चीज़ों को याद करते हुए उन्होंने इस चैप्टर का नाम या इस चैप्टर का शीर्षक रखा है माता का आंचल। चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ में जो लेखक हैं उन्होंने अपने शैशव काल के बारे में बताया। शैशव काल जब बच्चा जो है पैदा होता है तो मतलब वो बहुत छोटा होता है। मतलब कि जब वो पैदा होता है तो उसके बाद का जो समय होता है, ठीक है, जब तक वो थोड़ा छोटा होता है उस समय की बात कही गई है और उसी को शैशव काल कहा जाता है। ठीक है। और जो लेखक हैं उन्होंने बताया कि कैसे वो क्या क्या चीज़ें उन्होंने अपने बचपन में करी, जिसमें कि उनके माता पिता का स्नेह था, प्यार था। ठीक है। जो बच्चों की एक मंडली होती है उन सब के साथ मिलकर उन्होंने क्या क्या खेल खेले, क्या क्या चीज़ें करी। लेखक ने बताया है कि जो शिशु का पिता है वो उनके साथ भले ही अधिक समय बिताता हो, दोनों भले ही एक दूसरे के साथ अत्यधिक स्नेह करते हों, किंतु आपदाओं में माँ के आंचल में ही शिशु को शरण मिलती है। और ऐसे समय में जो लेखक हैं वो कहते हैं कि ऐसे समय में जो पिता से मतलब ऐसे समय में पिता से अधिक माता की गोद प्रिय होती है और रक्षा करने में जो माता है वो ही समर्थ प्रतीत होती हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर चैप्टर पर। तो इसमें हमें कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। तो इन इन पंक्तियों में मतलब जो लेखक हैं वो कहते हैं कि जहाँ लड़कों का संग होता है, ठीक है, लड़के साथ होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, मृदंग बजता है। मृदंग एक वाद्य यंत्र है, एक बजाने का यंत्र है, जैसे कि बांसुरी होती है, पियानो होता है, हारमोनियम होता है, इसी तरह का वो भी एक मतलब वाद्य यंत्र है। ये सब इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, बजाने के यंत्र होते हैं। और ये जो है ये मृदंग होता है, ये एक ढोलक की तरह इसका आकार होता है। ठीक है। ये भी जो है वाद्य यंत्र में आता है, जैसे कि बांसुरी, पियानो, हारमोनियम, ढोलक, तबला सब आते हैं। तो ये भी एक मृदंग इसको कहा जाता है और इंग्लिश में इसको मृदंगम कहा जाता है। इसी को हिंदी में मृदंग कहा जाता है। तो लेखक ने चैप्टर में इसी की बात की है कि जहाँ लड़कों का संग होता है वहाँ पर क्या होता है, लड़कों का जब सब लड़के साथ होते हैं वो क्या होता है, एक मृदंग की तरह होता है, वहाँ पर मृदंग बजता है। और जहाँ बूढ़ों का संग होता है वहाँ पर खर्चे का तंग होता है। यानी कि सब या तो खर्चे की बात करेंगे या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे उनका खर्चा हो, या मतलब अपनी जो पैसों की तंगी वगैरह है, मतलब पैसों से रिलेटेड, ये खर्चे से रिलेटेड ही वहाँ पर बात की जाती है। उसके बाद अब लेखक जो हैं वो कहते हैं कि लेखक जो हैं वो बचपन से ही अपने पिताजी के साथ अधिक रहते थे। अपनी माता जी के साथ वो केवल दूध पीते थे या फिर मतलब कि बस उनका जो दूध पीने का काम था वही उनकी माता के साथ था, बाकी वो ज़्यादातर समय अपने पिताजी के साथ ही बिताया करते थे। माता जी के साथ वो सिर्फ दूध पीते थे और जब पिताजी नहा धोकर पूजा करने बैठते तब उनके साथ ही लेखक को भी नहला धुलाकर अपने साथ पूजा में बिठा लेते थे। लेखक के माथे पर भभूत का तिलक लगा देते। उनके सिर पर तो लंबी लंबी जटाएं तो थी, उस पर भभूत का तिलक लगा देने से लेखक बम भोला बन जाया करते थे। पिताजी लेखक को प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, जबकि मेरा नाम तारकेश्वर नाथ था। मैं लेखक, यहाँ पर लेखक की बात हो रही है कि जो लेखक है वो पिताजी को बाबूजी और माँ को मैया कहकर पुकारते थे। पिताजी रामायण का पाठ करते थे तो मैं उनके पास बैठा आईने में अपना मुंह निहारा करता था। पिताजी के देखने पर शर्माकर आईना को नीचे रख देता और यह कहकर पिताजी मुस्कुरा देते थे। मतलब ये देखकर जो पिताजी हैं वो मुस्कुरा दिया करते थे। उसके बाद जो लेखक हैं वो बताते हैं कि
यहाँ पर जैसे कि आपको पिक्चर में भी दिख रहा है कि पिताजी और जो लेखक हैं वो छोटे से इसमें दिखाए गए हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो लेखक हैं वो बताते हैं कि पिताजी जो हैं वो पूजा पाठ के बाद अपनी एक रामनामा बही में राम राम लिखते थे, और इसके बाद वो जो है कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर और उन्हें आटे की गोलियों में लपेट देते थे। इसके बाद गंगा जी के तट पर जाकर आटे की एक एक गोली फेंककर मछलियों को खिलाते थे। उस समय मैं उनके कंधे पर बैठा होता था। पिताजी की गोली फेंक मैं हंसा करता था। गंगा से जब लौटते तो पिताजी रास्ते में झुके पेड़ों की डालों पर बैठाकर लेखक को झूला झुलाते थे। उसके बाद जो लेखक हैं वो बताते हैं कि कभी कभी हमसे कुश्ती लड़ते थे और खुद नीचे गिर जाते थे, और मैं उनकी छाती पर चढ़कर उनकी मूछें उखाड़ने लगता था। मूछें छुड़ाकर हंसते हुए चूम लेते थे, मुझसे खट्टा मीठा चुम्मा मांगते थे। मैं उनके सामने अपने गाल कर देता था। एक खट्टा चुम्मा दूसरा मीठा चुम्मा लेते तो मूछें गड़ा देते थे। मैं झुंझला पड़ता था और पिताजी बनावटी रोना रोते थे। और उसके बाद जो लेखक हैं वो कहते हैं कि वो खिलखिलाकर हंसने मतलब वो खिलखिलाकर हंसते थे, और उसके बाद वो खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। उसके बाद जो लेखक हैं वो बताते हैं कि पिताजी गोरस और भात को फूल के कटोरे में छानकर सान कर खिलाते थे, और माँ और खिलौने की हट करती थी। माँ पिताजी से कहती कि बच्चे को खिलाने का ढंग मर्द नहीं जानते। चार चार दाने का कोड़ देने से बच्चा समझता है कि बहुत खा लिया है। बच्चे को भर मुंह खिलाना चाहिए। माँ खुद खिलाने लगती और कहती कि महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भरता है। माता खिलाती और कहती कि यह तोता के नाम का कोर है, यह कबूतर के नाम का कोर है। ऐसे खूब खिला देती। तब पिताजी खेलने के लिए कहते, हम खेलने निकल जाते। उसके बाद जो लेखक हैं वो बताते हैं कि कभी माँ अचानक पकड़ लेती और मेरे सिर पर कड़वा तेल डालकर सिर की मालिश करती। मैं छटपटाता और रोने लगता। पिताजी बिगड़ उठते, किंतु माँ उबटकर ही छोड़ती थी। फिर माथे पर काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती, चोटी में फूलदार लट बांधती और रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर कन्हैया बनाकर तैयार करती, और मैं सिसकता रहता। पिताजी गोद में उठाकर बाहर ले आते। जैसे ही बाहर आते और इंतज़ार करते हुए बालकों के झुंड को देखते ही मैं सिसकना भूलकर पिताजी की गोद से उतरकर बालकों के झुंड में मिलकर खेलने लग जाता और तरह तरह के नाटक करने लग जाता था। वहीं चबूतरे के एक कोने में सब खेल खेलते। पिताजी की नहाने वाली चौकी को लेकर उस पर सरकंडे के खंभे बनाते, कागज का टेंट लगाते, मिठाइयों की दुकान लगाते, मिट्टी के ढेलों के लड्डू बनाते, पत्तों की पूड़ी कचौड़ी, गीली मिट्टी की जलेबी, फूटे घड़ों के टुकड़ों के बताशे बनाते और दुकान सजाते थे। उन्हें ठीकरों और जस्ते को छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनाते। हम बच्चों में से ही खरीदार होते और हमसे ही दुकानदार भी होते थे। थोड़ी देर बाद जब मिठाई की दुकान बंद कर घरौंदा बनाते, रेत की मेढ़ी दीवार बनती, तिनकों का छप्पर, दातुन के खंभे, दिया सलाई की पेटियों का किवाड़, और जो पानी का घी, बालू की चीनी, ऐसे ही घड़ों के टुकड़ों का प्रयोग कर ज्योनार तैयार करते। हम ही बच्चे पंगत में बैठते। पंगत में धीरे से आकर बाबूजी बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम बच्चे घरौंदा बिगाड़ कर भाग उठते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे और पूछते, फिर कब होगा भोज भोलानाथ। कभी बच्चे बारात निकालते और कभी कनस्तरों का तंबूरा बजता। आम की उगी हुई गुठली को घिसकर शहनाई बनती। हम में से कोई दूल्हा समधी आदि बनते थे। बारात चबूतरा के एक कोने से दूसरे कोने तक जाकर लौट आती थी। जिस कोने पर बारात आती थी उस कोने को आम के पत्तों और केलों के पत्तों से सजाया जाता था। लाल कपड़े से ढककर एक बनी पालकी में दुल्हन बैठा दी जाती थी। बारात के लौटने पर पिताजी पालकी के कपड़े को ऊपर कर देखते थे और हम हंसकर भाग जाते थे।
ठीक है। और उसके बाद जो लेखक हैं वो कहते हैं कि थोड़ी देर में बच्चों की मंडली खेती करने के लिए जुटती, बस चबूतरे के एक कोने पर गिरनी गड़ जाती थी और नीचे की गली कुआं बच जाती। मूंज की पतली रस्सी बनाकर गिरनी पर चढ़ा चुक्कड़ बांध लटका दिया जाता। दो लड़के बैल बनते, पानी खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज बनते, मेहनत से खेत जोते बोए जाते। फसल तैयार हुई, हाथों हाथ काट लेते, उसे एक जगह रखकर पैरों से रौंदते। मिट्टी के बने कटोरे से उसे ओसाते, मिट्टी के बने दियों के तराजू बनाकर तोलकर राशि तैयार कर देते। उसके बाद जो लेखक हैं वो कहते हैं कि बाबूजी जो हैं वो पूछते कि इस साल खेती कैसी रही भोलानाथ। हम सब राशि छोड़कर भाग उठते। इस तरह खेल खेलते देखकर बटोही भी रुक रुक जाते थे। अगर किसी दूल्हे के आगे पालकी को देख लेते थे तो खूब जोर से चिल्लाते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। एक उसके बाद जो लेखक हैं वो बताते हैं कि एक बार ऐसा कहने पर एक बूढ़े वर ने हम बच्चों को बहुत दूर तक खदेड़कर ढेलों से मारा था। उस खुसट खब्बीस की सूरत लेखक को अब तक याद है। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसी शक्ल का आदमी हमने कभी नहीं देखा। एक बार जोर की आंधी आई और हम सब आम के बाग की ओर दौड़ चले। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी, ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने लगे और जमीन को छूने लगे। हम बच्चे चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उगरे बिलाई। लेकिन वर्षा ना रुकी, मूसलाधार वर्षा होने लगी। हम पेड़ों की जड़ से सट गए। थोड़ी देर में वर्षा थम गई। वर्षा थमते ही बाग में बिच्छू नजर आए। हम डरकर भाग चले। हम में से एक बालक बेजू ठीठ था। हम भागे जा रहे थे, संयोग से रास्ते में मासूम तिवारी मिल गई। बेजू ने चिढ़ाया और कहा, बूढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी उसी के सुर मिलाते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। मासूम तिवारी हम लोगों के पीछे दौड़े और हम अपने अपने घर की ओर भाग चले। हमारे ना मिलने पर तिवारी पाठशाला गए और वहां से गुरुजी ने हमें पकड़ने के लिए 4 लड़कों को भेजा। जैसे ही हम घर पहुंचे वैसे ही 4 लड़के आ धमके। बैजू तो भाग गया और मैं पकड़ा गया। गुरुजी ने मेरी खूब खबर ली। बाबूजी को जैसे ही पता चला वे पाठशाला दौड़ चले आए, मुझे गोद में उठाया, पुचकारा और मैंने रोते रोते आंसुओं से बाबूजी का कंधा तर कर दिया। वे गुरुजी से प्रार्थना कर मुझे घर ले चले और रास्ते में साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाच और गा रहे थे। उसके बाद जो लेखक हैं वो बताते हैं कि मतलब वो ज़ोर से नाच और गा रहे थे। भाई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाइब पुआ, ना खेलब जुआ। उन्हें देखकर हम रोना धोना भूल गए, बाबूजी की गोद से उतर गए और लड़कों की मंडली में मिल गए और एक साथ मकई के खेत में घुस गए और उड़ाने लग गए। एक भी चिड़िया हाथ नहीं आई। हमें चिड़िया उड़ाते देख गांव के आदमी हंसते हुए कहने लगे, मतलब कि जब वो चिड़िया उड़ा रहे थे तो वो कहते हैं कि हमें चिड़िया उड़ाते देख गांव के आदमी हंसते हुए कहने लगे, चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। फिर कहाँ सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। एक बार टीले पर चूल्हे के बिल को देखकर हम बिल में पानी उलीझने लगे। उससे चूहा तो निकला नहीं, सांप निकल आया। हम डरे और रोते चिल्लाते भाग चले, जहां तहां गिरे। सारा शरीर लहूलुहान हो गया, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। मैं घर की ओर भागा। बाबूजी ओसारे में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने बहुत पुकारा पर मैंने माँ की गोद में शरण ली। मैं उनके आंचल में छिप गया। माँ सब काम छोड़कर रो पड़ी और भय का कारण पूछने लगी। और उसके बाद जो लेखक हैं वो कहते हैं कि कभी अंग भरकर दबाती और कभी मेरे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीस कर लगाई। मैं सांसा करते हुए माँ के आंचल में छिपा जा रहा था। घर में कोहराम मच गया, सारा शरीर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। आंखें खोलना चाहते थे पर आंखें खुल नहीं रही थी। मेरे कांपते हुए होठों को देखकर माँ रोती और बड़े लाड से गले लगाती। इसी बीच बाबूजी दौड़ आए, माँ की गोद से मुझे लेने लगे पर मैंने माँ के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। जो लेखक हैं वो कहते हैं कि मतलब जब
उनके बापूजी उनके पास आए तो वो उन्हें माँ की गोद से ले रहे थे, लेकिन जो लेखक हैं उन्हें माँ की आंचल में इतना प्यार और प्रेम, शांति मिल रही थी कि वो बापूजी के पास जाना नहीं चाह रहे थे। यानी कि जब कोई बच्चा है, कोई भी है, तो जो दुख है, जब उसे वो रोएगा या वो दुखी होगा तो वो अपनी माँ के पास जाएगा। ठीक है, उसे माँ के आंचल के सिवा कहीं अच्छा नहीं लगेगा, बेशक चाहे वो अपने पिता के कितना ही ज़्यादा करीब क्यों ना हो। तो यही इस चैप्टर में दिखाया गया है कि जो लेखक हैं वो अपने पिताजी के बहुत ज़्यादा करीब थे, पूरे दिन उनके साथ खेला करते थे और माँ के साथ सिर्फ वो दूध पीने के लिए ही रहा करते थे, बाकी समय वो अपने पिताजी के साथ रहा करते थे। लेकिन जब लेखक को दर्द हुआ, लेखक को मतलब कांटा चुभ गया, ठीक है, सांप, वो बाहर से खेलते हुए आए तो उन्हें सांप दिख गया, वो रास्ते में गिरे, चोट भी लगी उन्हें। तो उसके बाद जब वो घर आए तो वो माँ के पास गए और माँ जिस तरह से उन्हें प्रेम कर रही थी तो वो चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और जब उनके पिताजी उन्हें लेने की कोशिश करते हैं तो लेखक उनके पास नहीं जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।